स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज कंडीशंस, उनको पढ़ेंगे एक एक करके, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक हैं थर्ड सेमेस्टर बीएससी थर्ड सेमेस्टर के, इसलिए हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में डिजीज कंडीशन जो कि इंपॉर्टेंट है उसको चलाएंगे। अब 1 बाय 1 इसके वीडियो आते रहेंगे। तो आज की हमारी सबसे पहली कंडीशन है डिजीज कंडीशन सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट पैदा करने वाली, पल्मोनरी का मतलब यहाँ पर है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारी, और ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रुकावट उत्पन्न करती है ये बीमारी। तो देखते हैं क्या है। सीओपीडी ऑल्सो नोन एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। इसका दूसरा नाम, सीओपीडी का दूसरा नाम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज भी होता है, और इसका एक और भी नाम होता है क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। इसको क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक एंड रिकरेंट। क्रोनिक मतलब लंबे समय के लिए, रिकरेंट मतलब बार बार होने वाली, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो मतलब एयर फ्लो का मतलब है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने वाली बीमारी है, मतलब क्रोनिक है, और रिकरेंट मतलब बार बार हो रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इंक्लूड्स मेनली टू डिजीज कंडीशंस। ये जो सीओपीडी होती है इसके अंडर में हम दो डिजीज कंडीशन को पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, नेक्स्ट है हमारा एम्फाइसीमा। मतलब दो है, कौन कौन सी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज अ कंडीशन इन विच द ब्रोंकियल ट्यूब्स बिकम इन्फ्लेम्ड एंड एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन अकर्स। मतलब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है, ब्रोंकियल ट्यूब जो है, ब्रोंकियल ट्यूब में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। बिकम इन्फ्लेम्ड का मतलब ब्रोंकियल ट्यूब में या मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन आ जाता है, एंड एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन अकर्स। मतलब पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर इन्फ्लामेशन आ रहा है, मतलब ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन आ रहा है, तो क्या होगा, वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी होंगी, उनमें भी इन्फ्लामेशन होगा, और वो क्या करेंगी, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन को करेंगी। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ये था कि जहां पर ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होने लगता है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, दो कंडीशन थी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा देखते हैं। एम्फाइसीमा इज अ कंडीशन इन विच द एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज्ड एंड एनलार्ज्ड। मतलब क्या था, एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम की जिसमें एयर सैक्स जो होते हैं, एयर सैक्स होते हैं लंग्स में, उनमें क्या हो जाता है, वो डैमेज हो जाते हैं और एनलार्ज हो जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो एनलार्ज हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं, उनका डैमेज होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोग्रेसिव एयर फ्लो लिमिटेशन अकर्स एसोसिएटेड विद एन abnormal inflammatory response of the lungs and that is not completely reversible। मतलब जो सीओपीडी कंडीशन होती है, प्रोग्रेसिव एयर फ्लो लिमिटेशन, लगातार बढ़ती रहती है, जिसके जो कि क्या होती है, एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है। एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है, जो इन्फ्लामेशन होती है वो लगातार रहती है, कहाँ, लंग्स में, और ये जो है ये कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं हो सकती है, पूर्णता ये नहीं कह सकते हैं कि ये ठीक ही हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रिस्क फैक्टर्स और कॉजेस। सीओपीडी के रिस्क फैक्टर्स और कॉजेस क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सीओपीडी करवा सकती हैं, या फिर जो मुख्य कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्मोकिंग। जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं,
तो क्या होता है, उन लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको सीओपीडी हो सकता है। दूसरा है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मतलब है जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी इनडायरेक्टली या पैसिव तरीके से उस धुएं को अपने अंदर ले रहा है, तो उसको भी चांसेस हैं कि सीओपीडी हो सकती है, सीओपीडी की कोई कंडीशन हो सकती है। उसके बाद है हमारा रिस्क फैक्टर ओबेसिटी। ओबेसिटी मोटापा, किसी को मोटापा होगा तो भी सीओपीडी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया किसी को अगर होता है तो भी संभावना ये है कि उसको सीओपीडी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद हमारा है एलर्जेंस। एलर्जेंस मतलब कोई भी ऐसे पार्टिकल्स जो पॉल्यूशन से आ रहे हैं या फिर ऑक्यूपेशन से आ रहे हैं किसी भी, तो क्या हो सकता है सीओपीडी। जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू डस्ट या फिर केमिकल्स। ऐसे लोग जो खेतों में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, तो वो डस्ट के एक्सपोजर में बराबर लगातार रहते हैं, तो उनको भी संभावना है कि सीओपीडी हो जाए। या फिर कोई फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो किसी भी केमिकल्स के एक्सपोजर में रहते हैं लगातार, तो उनको भी संभावना यही है कि उनको सीओपीडी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब है अगर फैमिली में, परिवार में किसी को पहले से अगर सीओपीडी रहा है तो उसको सीओपीडी होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांस्ड एज। एडवांस्ड एज का मतलब ऐसे लोग जो 40 साल से ज्यादा के हैं। 40 साल से ज्यादा के लोगों में संभावनाएं ये हैं कि उनको सीओपीडी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद कॉजेस के बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या है, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मतलब है क्या क्या समस्याएं, मतलब क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे अगर किसी को सीओपीडी की कंडीशंस होती हैं तो। फर्स्ट है हमारा कफ। कफ तो सब जानते ही हैं कि कफ का मतलब खांसी है, उसको खांसी आएगी। जिसको उसमें से अगर कोई कंडीशन होती है तो उसको खांसी आएगी। उसके बाद हमारा है डिस्निया। डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हमारा स्प्यूटम प्रोडक्शन। स्प्यूटम प्रोडक्शन का मतलब है उसके बलगम बनेगा, लगातार बलगम बहुत ज्यादा बनेगा। वजह क्या रहेगी स्प्यूटम प्रोडक्शन की, क्या वजह रहेगी, क्योंकि वहां पर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन है उनमें इन्फ्लामेशन आ गई है, तो वो एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन कर रही है। उसके बाद है साइनोसिस। साइनोसिस क्यों होगा, साइनोसिस का मतलब होता है बॉडी का ब्लूइश डिस्कलरेशन, जैसे कि ब्लू लिप्स हो जाएंगे। तो साइनोसिस होने की वजह क्या है, साइनोसिस होने की वजह यह है कि जैसे जब कोई पर्सन जिसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, तो वो एनवायरनमेंट से पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसकी बॉडी में, उसके बॉडी के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो ब्लू पड़ जाएगी, नीली पड़ जाएगी, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे साइनोसिस। जैसे कि ब्लू लिप्स, तो ये जो है ये हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का एक सिम्टम है। इसको पुराने जमाने में ब्लू ब्लोटर्स कहा जाता था। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को ब्लू ब्लोटर्स कहा जाता था, और जो एम्फाइसीमा के पेशेंट थे उनको पिंक पफर्स कहा जाता था। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिम्टम वीजिंग या फिर विस्लिंग साउंड। मतलब ऐसा साउंड होगा जैसे जब स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर असेस करेंगे तो वहां पर साउंड सुनने को मिलेगा, वीजिंग या फिर विस्लिंग साउंड, जैसे गड़गड़ाहट की आवाज या फिर सीटी बजने की आवाज। वजह क्या है कि जो वीजिंग साउंड सुनने को मिलेगा वो हमारा जो एयरवे है वो नैरो हो चुका होगा, तो बहुत प्रेशर के साथ एयर बाहर आएगी, तो उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से जो है उसमें विस्लिंग साउंड सुनने को मिल सकता है स्टेथोस्कोप में। और भी हमारे साउंड्स होते हैं क्रैकल्स या फिर रेल्स, ये भी अबनॉर्मल लंग साउंड है। जब एयर पास होगी, मतलब जो सेक्रीशन है, मतलब म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, म्यूकस के ऊपर से एयर पास होगी, तो अलग अलग तरीके के अबनॉर्मल साउंड्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेट लॉस। वेट लॉस का मतलब है वजन घटेगा जिसको भी होगा। उसके बाद फटीग। फटीग मतलब कमजोरी उसको रहेगी। और नेक्स्ट है हमारा चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में टाइटनेस भी फील होगी। उसके बाद हमारा बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट ये एक एम्फाइसीमा का सिम्टम है। बैरल चेस्ट क्या होता है, बैरल जैसा हो जाएगा, मतलब ड्रम शेप्ड या फिर राउंडेड, गोल गोल जो है चेस्ट उसकी हो जाएगी। उसके बाद है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, मतलब जो उसका एक्सपायरेशन होगा, जो सांस लेगा उसको जब बाहर निकालेगा तो बहुत देर में उसको बाहर निकाल पाएगा, तो हम उसको कहेंगे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम है ऑर्थोनिया। ऑर्थोनिया क्या होता है, इसमें कोई भी पेशेंट अगर लेटा हुआ है
तो वो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। लेकिन जैसे ही वो बैठेगा, उठ करके बैठेगा या खड़ा होगा, तो उसी के साथ में उसकी सांस लेने की जो प्रॉब्लम थी वो कहीं न कहीं थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी और सही होने लगेगी, वो सिम्टम जो है सही होने लगेगा। ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब क्या क्या जांचें या क्या क्या चेकअप्स जो हैं हम सीओपीडी के पेशेंट्स में कर सकते हैं, मतलब सीओपीडी को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या जांचें हम करवा सकते हैं। फर्स्ट तो है हमारा सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे बॉडी का हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें जैसे हम कर सकते हैं, जैसे साइनोसिस को देखने के लिए विजुअलाइजेशन करेंगे कि बॉडी में कहीं पर ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है, तो उसको चेक करते हैं। जैसे ऑस्कल्टेशन करते हैं चेस्ट का, स्टेथोस्कोप से देखते हैं एबनॉर्मल साउंड्स, जैसे वीजिंग और विस्लिंग पड़े थे अभी, क्रैकल्स और रेल्स पड़े थे। इन सब साउंड्स जैसी चीज़ों को चेक करने के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। उसके बाद है हमारा डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में क्या करते हैं, जैसे हम उसका सब कुछ पूछते हैं और उसमें हम ये भी देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कहीं, उससे पूछते हैं कि क्या आपके परिवार में कभी किसी को ऐसी इस तरीके की दिक्कतें रही हैं, तो ये सब चीज़ें भी पूछते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी में क्या करते हैं, जो ब्रोंकस होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसका विजुअलाइजेशन किया जाता है ब्रोंकोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट ब्रोंकोस्कोप के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है हमारा कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी वो होती है जिसमें हम CO2 का कंसंट्रेशन देखते हैं जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। जब क्या किया जाता है, पेशेंट में कैप्नोग्राफी की जाती है, तो जब पेशेंट इनहेल और एक्सहेल कर रहा है तो उसको देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंसंट्रेशन है, तो उसको चेक करने के लिए हम कैप्नोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एबीजी एनालिसिस। एबीजी की फुल फॉर्म होती है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसको चेक करने की वजह होती है क्योंकि हम देखते हैं कहीं पेशेंट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो नहीं हुआ है। एबीजी एनालिसिस से पहले, इस ब्लड टेस्ट को करने से पहले हम एक चीज देखते हैं जिसमें रेडियल और अल्नर आर्टरीज को चेक करते हैं, उनमें ब्लड वॉल्यूम देखते हैं। जो हम ब्लड वॉल्यूम देख रहे हैं उसको हम एलन टेस्ट कहते हैं, एलन टेस्ट पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी में क्या है, पेशेंट को उसके जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है, उसको भी चेक करते हैं पीएफटी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा चेस्ट एक्सरे। उसमें हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या लंग्स में कहीं पर भी एबनॉर्मलिटी जो आ रही है उनको भी देखा जा सकता है चेस्ट एक्सरे में। पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री से पता चलता है कि बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, ऑक्सीजन के लेवल को चेक करते हैं। उसके बाद हमारा है स्प्यूटम टेस्ट। स्प्यूटम टेस्ट का मतलब है बलगम की जांचें भी कुछ हम कराते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या क्या है, सब मैनेजमेंट में सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट सीओपीडी का देखते हैं। हमारा एक सिम्टम था जिसमें क्या हो रहा था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था। जो कॉन्स्ट्रिक्ट है तो पेशेंट को रिलीफ देने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज करेंगे, जिसमें कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, उसको हम डायलेट करेंगे। डायलेट करने के लिए हम कुछ दवाइयां जैसे थियोफाइलिन, इटोफाइलिन का कॉम्बिनेशन आता है, उसको दे सकते हैं। इसका नाम होता है मार्केट में जो अवेलेबल है डेरिफाइलिन। उसके बाद एक हमारी और दवाई होती है सल्बुटामॉल। ऐसी दवाइयां होती हैं जिनको हम ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं, ये सीओपीडी के पेशेंट में यूज कर सकते हैं। नेबुलाइजर्स के लिए भी दवाइयां आती हैं ब्रोंकोडायलेटर, जिनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सिम्टम था हमारा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन आ रही थी। ब्रोंकाइटिस का मतलब है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन थी, तो इन्फ्लेमेशन को, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं कई कंडीशंस में, जैसे कि डेक्सामेथासन या फिर बेक्लोमेथासन। नेक्स्ट है वहां पे स्प्यूटम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो स्प्यूटम का प्रोडक्शन हो रहा था, उसको थिन करने के लिए, स्प्यूटम का प्रोडक्शन कम करने के लिए हम म्यूकोलिटिक्स दवाई देंगे। तो क्या है, जैसे कि दवाई हो गई हमारी ब्रोमैक्सिन, ब्रोमैक्सिन देते हैं। उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर हुआ है बॉडी में तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करी जाती हैं।
उसके बाद है एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सिम्टम था पेशेंट को एलर्जी की वजह से, एलर्जी की वजह से क्या हो रहा था, सीओपीडी कंडीशन के कई सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, तो वहां पर हम एंटीहिस्टामाइन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, जैसे कि लेवोसिट्रिजिन। उसके बाद हमारा आता है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, जैसे कि मोंटेलुकास्ट देते हैं। उसके बाद पेशेंट को फीवर या फिर पेन हो रहा था तो उसके लिए हम एनएसएड्स देंगे, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि पैरासीटामोल, उसके दर्द और उसके फीवर को कम करने के लिए हम देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीओपीडी के पेशेंट्स में। तो फर्स्ट सबसे पहला है मॉनिटर वाइटल साइंस। पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करना हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर डायाफ्रामेटिक और एब्डोमिनल ब्रीदिंग टेक्निक। डायाफ्रामेटिक और एब्डोमिनल ब्रीदिंग टेक्निक में क्या होता है, पेशेंट को डीप ब्रीथ करना होता है, जिससे कि वो क्या कर सके, डायाफ्राम या एब्डोमिन तक सांस को ले और पूरा जोर नीचे से मतलब एब्डोमिन या फिर डायाफ्राम का लगे। उसके बाद होता है ट्राइपोड पोजीशनिंग, ये बैठ करके होती है। और दूसरी होती है पर्स्ड लिप। पर्स्ड लिप में क्या होता है, सांस को नाक से लेना होता है 1 से 2 गिनती तक, उसके बाद सांस को मुंह से निकालना होता है बहुत स्लोली स्लोली 1 से 4 गिनती तक। ये ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं हमारी, जो क्या करती हैं, विच इंक्रीज एयरवे प्रेशर। इनसे क्या होता है, जो एयरवे प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, और एयरवे जो है कीप एयरवे पासेस ओपन, और उसको क्या रखती हैं, एयरवे को ओपन रखती हैं। और प्रोमोटिंग मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरीके से बाहर निकालने में बहुत मदद करती हैं। उसके बाद है सक्शन द क्लाइंट्स लंग, और क्या करना है, क्लाइंट्स के लंग्स को सक्शन करना है, जिससे कि जो प्रोडक्टिव कफ था, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा था, उसको क्या किया जा सके, एक्सक्रीट आउट किया जा सके, बाहर निकाला जा सके सक्शन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटर वेट। वेट को भी मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि पेशेंट में क्या हो रहा था, वेट कम हो रहा था कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट है हमारा एनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स टू मेंटेन न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंट डिस्निया। पेशेंट से कहना है कि वो कम खाए और जल्दी जल्दी खाए, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स ले, जिससे क्या हो सके, उसकी न्यूट्रिशन भी मेंटेन रहे और डिस्निया से भी बचाया जाए, ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो। क्योंकि अगर वो एकदम से इकट्ठा खाएगा तो ज्यादा प्रेशर के चक्कर में उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा इनकरेज फ्लूइड इनटेक अप टू 3 लीटर पर डे टू कीप सेक्रीशन थिन। और क्या करना है, पेशेंट से कहना है कि वो 3 लीटर पानी जो है डेली पिए, जिससे क्या हो सके, जो म्यूकस है या सेक्रीशंस जो भी हैं उनको थिन रखा जा सके, उनको पतला रखा जा सके, जिससे कि आसानी से वो बाहर निकल सके, उनमें दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है हमारा अलाउ एक्टिविटी एज टॉलरेटेड। तो क्या है, पेशेंट से कहना है वो एक्टिविटी करे या एक्सरसाइज करे जितनी की वो टॉलरेट कर सके, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम एक्सरसाइज कर दे और उसको दिक्कत हो जाए, लेकिन उसको क्या करना है, बहुत स्लोली स्लोली एक्टिविटी करनी है, बहुत स्लोली स्लोली उसको एक्सरसाइजेस करनी है। नेक्स्ट है हमारा एडवाइस हाई कैलोरी एंड प्रोटीन डाइट विद सप्लीमेंट्स। क्या करना है, उसको हाई कैलोरी डाइट ले और प्रोटीन रिच डाइट ले, हाई कैलोरी के साथ में प्रोटीन भी होनी चाहिए, जिससे कि उसका वेट मेंटेन हो सके, और कुछ सप्लीमेंट्स भी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जो डॉक्टर ने बताए हैं, उनको भी लेना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिनको हमें पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एजुकेशन। देखते हैं कि सीओपीडी के पेशेंट्स को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन या क्या क्या एडवाइसेस हमें देनी चाहिए, क्या क्या देते हैं। फर्स्ट है हमारा अवॉइड ईटिंग गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स, स्पाइसी फूड्स एंड एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड फूड्स। मतलब हमें पेशेंट को बताना है, पेशेंट को एडवाइस देनी है कि वो क्या करे, जो गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स हैं और जो स्पाइसी फूड्स हैं और जो एक्सट्रीमली हॉट मतलब ज्यादा गर्म है या फिर ज्यादा ठंडे फूड्स हैं, ऐसे फूड्स को क्या करना है, पेशेंट को अवॉइड करना है, वो ना खाए। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड एक्सपोजर टू इंडिविजुअल्स विद इन्फेक्शंस एंड अवॉइड क्राउड। मतलब क्या है, ऐसे लोगों से मिलने से बचना है जिन्हें इन्फेक्शन है कोई, ताकि उस पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। और अवॉइड क्राउड्स मतलब भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, जिससे कि पेशेंट को सफोकेशन ना हो,
सफोकेशन महसूस ना हो, उससे बचने के लिए हमें पेशेंट को बताना है कि इन सब चीजों को अवॉइड करें। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब गर्मी से, जो ज्यादा गर्मी है उससे बचना है। नेक्स्ट है अवॉइड फायर प्लेसेस, एनवायरमेंटल एलर्जेंस एटसेट्रा, मतलब क्या है, ऐसे प्लेसेस जहां पर आग हो, मतलब आग वाली जगह, लाइक फैक्ट्रीज होती हैं, उनसे बचना है। एनवायरमेंटल एलर्जन, मतलब कोई भी पॉल्यूशन जहां से एलर्जी कॉज हो रही है, जिस एक कॉज बन रहा है सीओपीडी का, वहां पर क्या है, नहीं जाना है, उन सबको चीजों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमारा है अवॉइड पावरफुल ऑर्डर्स, मतलब ऐसी चीजों को अवॉइड करना है जिनमें महक बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल की महक है, उनको हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट है स्टॉप स्मोकिंग, मतलब अगर पेशेंट जो है बीड़ी या सिगरेट पीता है तो साफ सीधे से है कि उसको मना कर देना है कि भाई बीड़ी मत पियो या सिगरेट मत पियो। नेक्स्ट है हमारा यूज मेडिकेशंस एंड इनहेलर्स एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है, जैसा कि प्रिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि जो मेडिकेशंस है, जो इनहेलर्स हैं, उसकी टाइमिंग क्या है, किस टाइम पर कितनी डोज लेनी है, उसी हिसाब से आपको डोज लेनी है, पेशेंट को हमें बताना है। नेक्स्ट है हमारा यूज ब्रीदिंग टेक्निक्स, जैसा कि हमने नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी में पढ़ा था कि जो ट्राइपोड पोजीशनिंग है या फिर डायाफ्रामेटिक या एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, उन सब टेक्निक्स को यूज करना है जिससे कि थोड़ा रिलीफ मिल सके, ये भी हेल्थ एजुकेशन में हमें पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट है टेक फिजियोथेरेपीज, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर कहता है कि फिजियोथेरेपीज आपको करवानी है, तो पेशेंट को हमें एडवाइस करना है कि वो फिजियोथेरेपी करवाए। नेक्स्ट है हमारा व्हेन डस्टिंग यूज वेट क्लॉथ्स, पेशेंट को मना नहीं किया गया है कि वो काम ना करे, काम करे लेकिन तरीके से काम करे, जैसे वो अगर झाड़ू या पोंछा लगा रहा है तो क्या करना है, उसको गीले कपड़े का यूज करना है, गीले कपड़े का यूज करेगा तो डस्ट उड़ेगी नहीं, डस्ट उड़ेगी नहीं तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगी नहीं, जिससे कि उसके एलर्जी होने की या सिम्टम वर्स होने की संभावनाएं बहुत कम है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओपीडी के पेशेंट्स को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या, और उसके अलावा टाइम आगे चलता है तो क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। पहला है, सबसे पहला है पल्मोनरी इंसफिशिएंसी, पेशेंट को पल्मोनरी इंसफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा है पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, और तीसरा है कॉर पल्मोनेल, ये भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या सीओपीडी में बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव स्प्यूटम प्रोडक्शन, एक्सेसिव स्प्यूटम प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है हमारा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, एयरवे क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। सेकंड है अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू नैरोइंग ऑफ एयरवे, ब्रीदिंग पैटर्न उसका अल्टर हो रहा है जो कि रिलेटेड है नैरोइंग ऑफ द एयरवे, क्या है, नैरोइंग ऑफ द एयरवे, या फिर लिख सकते हो इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है हमारा डिस्निया रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन्फ्लामेशन होने की वजह से डिस्निया भी हो रहा है। नेक्स्ट है वेट लॉस रिलेटेड टू अल्टर्ड न्यूट्रिशन, खाना पीना नहीं खा पा रहा है, इसकी वजह से उसका वेट लॉस हो रहा है। उसके बाद है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, मतलब एक्टिविटीज वो नहीं कर पा रहा है, कोई भी चल फिर नहीं पा रहा है सही से, और वजह क्या है उसकी, वजह है कि उसको सीओपीडी के सिम्टम है, डिजीज प्रोसेस हो रही है, इसकी वजह से ये सब हो सकता है। आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म हुई, सीओपीडी कंडीशन आज खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से नर्सिंग डायग्नोसिस के साथ में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, तो नीचे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है जिस पर वीडियो बनानी चाहिए नेक्स्ट। थैंक यू।